फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, क्लास 9 का हमारा आरबीएसई बोर्ड का साइंस चल रहा है, जिसमें चैप्टर 5 हम स्टडी कर रहे हैं सेल, और इसमें हमने पार्ट 8 तक स्टडी कर लिया है। आज का हमारा टर्न है पार्ट 9। ठीक है, आज हम पार्ट 9 स्टडी करेंगे। और आज का बच्चों हमारा टॉपिक जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन के जो हमारा ये सेल होता है, इस सेल से बाहर के इन्वायरमेंट में, सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसका उससे आउटर इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा है, वर्ड दिया हुआ है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए सेल से बाहर इसके आउटर इन्वायरमेंट में कोई भी चीज किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, और आउटर इन्वायरमेंट से कोई चीज सेल के अंदर कैसे आता है। ठीक है, ये चीज ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। सेल के अंदर से कोई चीज बाहर जा रहा है, ठीक है, या बाहर से बाहर जाना यानी कि आउट, ठीक है, और अंदर आना यानी कि इन। तो सेल के अंदर से कोई चीज बाहर जाता है आउट, और सेल के अंदर आता है कोई चीज, इसको हम इन कहेंगे। या फिर जो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया से भी, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर में भी जो ये वॉल है, ये क्या कहलाएगी, जो मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, या सेल मेम्ब्रेन। तो ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से कोई चीज बाहर, यहाँ साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर आना, या साइटोप्लाज्म से किसी चीज की जरूरत हुई तो वो गया अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल्स भी जो होते हैं, उनको अगर वो काम कर रहे हैं और उनको किसी चीज की जरूरत होती है तो वो सेल से ले लेते हैं, और अगर सेल को किसी चीज की जरूरत होती है तो वो अपने बाहर एनवायरमेंट से ले लेता है। बाहर में टिश्यू फ्लूइड है या बगल का जो सेल है उससे चीजें ये ले लेता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है, ठीक है ना, यहाँ से चीजें बाहर और अंदर आती जाती कैसे हैं। अब बाहर अंदर की हम बात करें तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे यहां से आपको पता है कि यहां माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अंदर सेल के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह। डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सेल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, ऑक्सीजन को सेल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, और यहाँ जब बहुत सारा सेल के अंदर प्रोसेस होता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसके दौरान कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल बनते हैं जो कि सेल में रखना हार्मफुल होता है, उनको इस सेल से बाहर निकाला जाता है। तो अच्छी चीजों को सेल के अंदर लेना और अच्छे जो वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है या हार्मफुल मटेरियल है, उनको सेल से बाहर निकालना। तो ये चीजें, इनकी जरूरत होती रहती है कि चीजें अंदर आए और यहां से बाहर जाए। ठीक है, या सेल के अंदर में जो रह रहे हैं उनके साथ भी सेल का अपना ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज होता रहता है। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है, जो चीजों का लेन देन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन, हमारा टॉपिक यही है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये किस तरीके से चीजों को अंदर आने देता है और अंदर से बाहर जाने देता है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, तो सबसे पहले हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। जो मटेरियल्स होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो किया जाता है सेल के अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ, सेल ऑर्गेनल से सेल में, या सेल से प्लस प्रोटोप्लाज्म से सेल ऑर्गेनल्स में, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा होता है इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट, और सेकंड होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, 2 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि लेन देन जो होता है वो 2 तरीके से होता है, एक पैसिव और दूसरा एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, यानी कि विदाउट वेस्टिंग एनर्जी, है ना, एनर्जी को हम खर्च नहीं करेंगे, बिना खर्च किए चीजें बाहर जा रही हैं, अंदर आ रही हैं, तो इस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन वो होता है जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, एनर्जी को लॉस करके, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू जो एनर्जी बना हुआ है सेल के अंदर, उस एनर्जी की खपत करके काम कराया गया, ट्रांसपोर्टेशन कराया गया, तो इसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन एक स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे होता है। ये क्यों? क्योंकि अपने आप हो रहा है ना, एनर्जी लॉस करके, पीछे से कोई एनर्जी के थ्रू जैसे उसको पुश नहीं कर रहा है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो रहा है, इसलिए ये प्रोसेस स्लो होता है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये फास्ट होता है। ठीक है, एक्टिव पैसिव में हालांकि हम आगे अभी इसमें डिफरेंस देखेंगे।
उसके बाद अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पर ये, सॉरी पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है ना, कॉन्सेंट्रेशन जो है ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये होता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कि चीजें अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से, यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, जो मटेरियल जहां ज्यादा है, हाई है, तो हाई से लो की तरफ वो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, ऐसा होता ही है, ये ऑटोमेटिक है, ये सभी जगह होता है। आप अपने आसपास भी चीजों को देख सकते हैं कि जहां पर, जैसे कि अगर हमने गर्म पानी में ठंडा पानी मिला लिया तो गर्म पानी है यानी कि वहां का टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा से कम की तरफ यानी गर्म से ठंडे की तरफ जाएगा और तब तक जाता रहेगा जब तक कि पूरे पानी का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाता है। यानी कि हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, ये रूल ही चलता है सब जगह। तो ये इस वजह से ये अपने आप हो रहा है ना, हाई से ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए होगा तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही होगा, और जब अपने आप होगा तो ये प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है और उसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है। इसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम कह सकते हैं वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होगा, आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें जो होती हैं, या फिर आप लीव्स में भी देखते हैं, पत्तियों में देखते हैं ना, वहां पर भी बहुत सारी चीजों का एक्सचेंज होता है। अब एक्सचेंज की अगर हम बात करें है ना, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें एक्सचेंज हो सकती हैं, तो बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं। जैसे आप देखिए लंग्स में, जो आपको नॉर्मली पता है कि लंग्स के अंदर क्या होता है, ये लंग्स है तो लंग्स के बाहर यहाँ पे ब्लड होता है। ब्लड से क्या होता है, इस ब्लड में CO2 रहता है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। CO2 ब्लड से जाता है लंग्स में, और जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स में O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, ये यहाँ से यहाँ की तरफ आता है। ठीक है ना, तो चीज़ें अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आ जाता है, ये यहाँ से हाई से लो में जाता है, इस तरीके से ये एक्सचेंज होता रहता है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी जगहों पर ये एक्सचेंज प्रोसेस चलता रहता है, यानी कि इसका यहाँ ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इसका यहाँ ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ऑटोमेटिकली अपने आप हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते हुआ, तो ये प्रोसेस क्या हुआ, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम और बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल अब हम पैसिव ट्रांसपोर्टेशन को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इसको भी हम डिवाइड करते हैं 2 भागों में। इसमें एक होता है हमारा डिफ्यूजन, फर्स्ट प्रोसेस है हमारा डिफ्यूजन, और सेकेंड प्रोसेस है हमारा ऑस्मोसिस। ठीक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है इसको पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम सेकंड देखेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में बहुत सारी चीजें हैं, ऑस्मोसिस के टाइप्स भी हैं, एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, वो सब चीजें बाद में। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ। अब हम केवल देखेंगे इसमें डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, और ध्यान रहे कि डिफ्यूजन क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है। ऑस्मोसिस क्या है, ये भी एक पैसिव प्रोसेस है, यानी कि इन दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं प्रोसेस डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले मैं इजीली आपको ये बता रही हूं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एक टम्बलर ले लिया, यानी कि एक ग्लास ले लिया, ग्लास में हमने यहाँ तक वाटर ले लिया, पानी, और इसमें हमने यहाँ पर डाल दिया शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, 1 स्पून शुगर हमने लिया बाहर से। ठीक है ना, ये देखिए 1 चम्मच हमने इसमें चीनी लिया और शुगर मॉलिक्यूल्स को हमने इसमें डाल दिया। ये हमने शुगर मॉलिक्यूल्स डाल दिए यहाँ पर, और बाकी हमने कुछ भी नहीं किया, इसको स्टर नहीं किया। ठीक है, इसको ऐसे ही डाल करके हमने छोड़ दिया। जब आप देखेंगे काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है ना, जब आप देखेंगे तो आपको क्या दिखता है कि ये सारा जो अपने चीनी के मॉलिक्यूल्स जो ये थे, धीरे धीरे ये चीनी के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व होना शुरू करेंगे, यानी कि इस वाटर में, पानी में ये घुल जाएंगे अपने आप, जबकि आपने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, आप सिर्फ इसमें शुगर को ऐड करके छोड़ दीजिए, और आप देखेंगे बहुत समय, जैसे आप 2 घंटे बाद आते हैं तो आपको यहाँ पे क्या ये शुगर का मॉलिक्यूल्स ऐसे कैसे पड़ा हुआ मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये चीनी के पार्टिकल्स आपको ऐसे ही मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये शुगर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पूरा आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा डिसअपियर, यानी कि सबका सब गायब हो गए। गायब क्या हो गए, यहाँ से सबके सब ये वाटर में डिसॉल्व हो गए, सब पानी में घुल गए। ठीक है, कैसे घुलते हैं ये, अब ये क्या है, यहाँ पर शुगर के पार्टिकल्स हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ज्यादा है, यानी कि चीनी के पार्टिकल्स यहाँ पे ज्यादा है, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्या है, हाई है। ठीक है, और जब ये देखते हैं अपने इधर, मान लीजिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, देखिए ये हमारे शुगर का पार्टिकल्स हो गया। ठीक है ना, इन शुगर के पार्टिकल्स ने बहुत ज्यादा दूर तक पानी को नहीं देखा, सिर्फ इतने दूर में देखा, इतने एरिया में, और कहा कि अरे यहाँ हमारा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हाई है ना, हम लोग ज्यादा हैं और यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो चलो
यहाँ से यहाँ चलते हैं, यानी कि अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ चलते हैं। तो ये शुगर के पार्टिकल्स जो हैं वो धीरे धीरे ब्रेक होंगे, टूटेंगे, और टूट करके पार्टिकल्स यहाँ आना शुरू हो गए। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स यहाँ आ गए। फिर इन्होंने जब ये यहाँ आ गए तो अब इन्होंने क्या देखा कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ तो है, लेकिन हमको हमारा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ नहीं दिख रहा है। यानी कि अब हमारा कॉन्सेंट्रेशन पहले यहाँ पे नहीं था, पहले यहाँ पे लो था, यहाँ हाई था। अब हमारा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई हो गया और यहाँ पे लो है। तो ये क्या करेंगे, अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन यानी कि इधर से इधर की तरफ ट्रांसफर होंगे। ठीक है ना, बराबर यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे इनका हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे इनका लो कॉन्सेंट्रेशन। तो हमेशा यही चीज हो रहा है कि अपने ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन को ये फॉलो करते जा रहे हैं। अब ये यहाँ से यहाँ आ गए। ठीक है, अब पार्टिकल्स यहाँ दिखाई देने लगे। फिर जब ये पार्टिकल्स यहाँ पहुंचे तो इनको दिखा कि हम तो यहाँ हैं, लेकिन हमारे आगे के एरिया में कोई नहीं है ना, यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है। फिर इन्होंने इस एरिया को फॉलो किया, फिर इन्होंने इसको फॉलो किया। ठीक है ना, फिर इन्होंने इसको फॉलो किया, फिर ये इधर को गए। ठीक है, इधर को गए, और इस तरीके से ये शुगर के मॉलिक्यूल्स आप देखेंगे 2 घंटे बाद तो आपको ये शुगर के मॉलिक्यूल्स पूरी जगह यूनिफॉर्मली, है ना, यूनिफॉर्मली एकदम से इस तरीके से पूरे इसमें ये फैल जाते हैं। जबकि आपने शुगर को डाल करके कुछ भी नहीं किया था, चीनी डाल के छोड़ दिया था, लेकिन चीनी के मॉलिक्यूल्स पूरे जगह एकदम इक्वल, बराबर, एकदम इक्वली ये चारों तरफ क्या हो जाएंगे, ऐसे पाए जाएंगे। अब आप यहां से टेस्ट करिए तो भी उतना ही मीठा, यहां से टेस्ट करेंगे तो भी उतना ही मीठा, यहां से टेस्ट करेंगे तो भी उतना ही मीठा रहेगा। ठीक है, यानी कि मिठास सब जगह बराबर है, इसका मतलब यूनिफॉर्मली। ठीक है ना, यूनिफॉर्मली, ये वर्ड बच्चों बार बार आएगा, यूनिफॉर्मली, बार बार ये यूनिफॉर्म वर्ड आएगा, है ना। यूनि का मतलब होता है एक जैसा, फॉर्म मतलब एक जैसा रूप, है ना। तो एक जैसा बिल्कुल बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ऐसा नहीं कि कहीं पे पार्टिकल्स ज्यादा हो गए, कहीं पे कम हो गए, ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या फॉलो किया है, इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो किया है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए तब तक ये फैलते रहेंगे जब तक कि सब जगह चीनी के मॉलिक्यूल्स एकदम अच्छी तरीके से अरेंज न हो गए हों, एकदम इक्वली, यूनिफॉर्मली। ठीक है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, अपने आप ये हो रहा है। इसी वजह से हम वर्ड यूज करते हैं स्कूल में यूनिफॉर्म। यूनि का मतलब सारे के सारे बच्चे यूनिफॉर्म में आना, यानी कि सारे के सारे बच्चे एक जैसे दिखाई देना, है ना, एक फॉर्म में सब आना, इसलिए यूनिफॉर्म बोला जाता है। तो जहां भी वर्ड आएगा यूनि, आप समझ जाना कि एक जैसा और फॉर्म, एक जैसा इनका फॉर्म होना चाहिए। तो ये सारे के सारे इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये जो प्रोसेस हुआ अपने आप जो हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से चीजें लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रही हैं, ये जो अपने आप जो प्रोसेस हुआ है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। यही प्रोसेस बच्चों हमारा है डिफ्यूजन। ठीक है, अब ये डिफ्यूजन प्रोसेस आपने कई जगह देखा। ठीक है, अब देखिए, क्या इसमें एनर्जी लगा, क्या आपने कुछ दिया, इसको एनर्जी दिया, क्या आपने इसको कुछ गर्म किया, कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, हमने ऐसे ही डाल करके छोड़ दिया था, तो भी ये पूरा प्रोसेस हो गया, ऐसा पूरा ये तैयार हो गया, है ना। तो ये प्रोसेस यहाँ पर डिफ्यूजन हुआ, लेकिन या इसमें टाइम लगा। ठीक है ना, ये देखिए, ये पैसिव प्रोसेस है, यानी कि एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन टाइम बहुत धीरे धीरे हो रहा है ये। अगर आप इसमें एनर्जी दे देते हैं तो यही प्रोसेस बहुत रैपिडली होगा, तेज होगा। इसी स्पून से हमने डाला था, इसी स्पून से अगर हम इसको स्टर कर दें देर तक, तो तुरंत ये शुगर पार्टिकल्स, जो ये काम डिफ्यूजन टाइम, लंबा टाइम ले रहा था, वो डिफ्यूजन प्रोसेस आप देखेंगे कि बहुत ईजिली फटाफट ये हो गया। ठीक है, तो इस वजह से, लेकिन वो तब हमारा एक्टिव कहलाएगा क्योंकि हमने उसमें एनर्जी दिया है ना। अभी फिलहाल इसमें हमने एनर्जी नहीं दिया है, ऑटोमेटिकली अपने आप हो रहा है, तो ये हमारा पैसिव प्रोसेस है, पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, और तो आपने क्या देखा कि पैसिव डिफ्यूजन में एनर्जी लॉस नहीं होता और अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। शुगर क्या है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स था, गया किसमें, पानी में। पानी क्या था, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, यानी कि सॉलिड का डिफ्यूजन हो रहा है किसमें, लिक्विड में। ठीक है ना, मीडियम हमारा लिक्विड है, तो ये चीज सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है ना, गैसेस कंडीशन में, सॉलिड कंडीशन में, लिक्विड कंडीशन में, हर कंडीशन में ये डिफ्यूजन हर मीडियम में होता है। ठीक है ना, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देखिए, जैसे परफ्यूम की बोतल, जैसे ही हम परफ्यूम कहीं स्प्रे कर दें अगर एक कमरे में, तो धीरे धीरे वो पूरे कमरे में फैल जाता है। कैसे, क्योंकि परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स जहां पर आपने स्प्रे किया है, ठीक है ना, वहां पर इनके मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे हवा में,
तो फिर वो देखेंगे कि अरे हमारे बगल में तो हवा जो है वहाँ पर तो मॉलिक्यूल्स नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यही मेथड यूज़ करते हुए तो ये अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, यानी कि यहाँ से हवा में यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ देखेंगे कि हमारे मॉलिक्यूल्स यहाँ तो हैं लेकिन हवा में यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। इस तरीके से फैलते फैलते पूरे घर में जो है वो खुशबू फैल जाती है, ठीक है। या किचन में कुछ बन रहा है, अच्छा बन रहा है, उसकी खुशबू बाहर तक जाती है। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं ऑटोमेटिक हो रही है, उसको कोई भेज नहीं रहा है, ऑटोमेटिक हो रही है। ये सारा प्रोसेस किसी की वजह से है? डिफ्यूजन की वजह से, क्योंकि ये डिफ्यूजन हो रहा है और ऑटोमेटिक ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। ये आपस में ऐसे मिक्सअप हो रहे हैं। आपने गर्म पानी में ठंडा पानी मिला दिया, दोनों पानी का थोड़ी देर बाद टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है, बिल्कुल दोनों एक जैसे हो गए। वो भी वहां पर भी क्या हुआ, वहां पर भी डिफ्यूजन हुआ, ठीक है। तो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है विदाउट एनर्जी लॉस और स्लो होता है और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करके होता है। और ये डिफ्यूजन का प्रोसेस सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तीनों में ही ये पाया जाता है, ठीक है ना। तीनों में ये डिफ्यूजन होता है। तो ये हमने आज देख लिया अभी डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन आपके बुक में, बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी आप स्टडी करें तो बुक को अपने सामने रखें, 9th की बुक को। और 9th की बुक में ये जो टॉपिक मेरा चल रहा है ये हमारा पेज नंबर है 83 पर, ठीक है। 83 पर हम इसको स्टडी करेंगे। अब इसमें आपको बहुत सारे जगह पे दिखाए गए कुछ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं कि डिफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है, कुछ और एग्जाम्पल। ये तो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया कि डिफ्यूजन क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन जो एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं उन एग्जाम्पल्स को भी हम देख लेते हैं। इसमें आपका फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये चीज़ वही कह रहा है कि पानी ले लिया हमने, पानी में लेकर के इसमें हमने कॉपर सल्फेट मिला दिया CuSO4, तो इसका डिफ्यूजन धीरे धीरे होगा और ये पूरे इसमें एकदम से ये CuSO4 इसमें ये फैल जाता है, ठीक है ना। पूरा ये ब्लू कलर हो जाता है। CuSO4 जैसे से फैलता जाएगा ये पूरा ये वाटर जो होगा ये पूरा ब्लू कलर का बिल्कुल एक जैसा हो जाता है। ये आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है। अब आप समझ रहे हैं कि CuSO4 कैसे फैलेगा, ठीक है ना। मेथड वही है जो मैंने आपको शुगर और वाटर से बताया। तो पहला एग्जाम्पल आपको ये दिया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल आपको इसमें दिए गए हैं CO2 का, ठीक है। इसमें दिया गया है कि किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स में, है ना। लंग्स की अगर हम बात करें अपने फेफड़ों की, तो उसमें बता रहा है कि कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है। वहाँ पर भी यही प्रोसेस यूज़ किया जाता है, बिल्कुल यूज़ किया जाता है। ये देखिए, ये हमारे फेफड़े होते हैं। इन फेफड़ों के चारों तरफ क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होता है, जैसे अभी मैंने बताया। और ब्लड वेसल्स जो होता है यहाँ पर, ये देखिए हमारा इसमें ब्लड होता है, ठीक है। और यहाँ पर जब हमने सांस लिया, ठीक है ना, सांस लेते हैं जब हम, तो इन्वायरमेंटल एयर हमारे लंग्स में जाकर के हमारे एल्वियोलाई में भर जाता है, ठीक है ना। लंग्स का हमने एक एल्वियोलाई ले लिया है ये, ठीक है। अब इसमें जाकर के ये भर गया गैस, जो इसमें सारे ये एटमॉस्फेरिक गैसेस भरे हुए हैं, इनमें O2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है, यानी कि O2 का अमाउंट ज़्यादा है। ऑक्सीजन यहाँ पे खूब सारा है, ठीक है ना। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है, इन्वायरमेंटल गैसेज, हमने पूरी एटमॉस्फेयर की गैसेज ली हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि O2 भी है, यहाँ पर है, यहाँ पर CO2 भी है, यहाँ पर N2 भी है, H2O के मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है ना। और भी कुछ गैसेज हैं, ये सारे भरे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो हमने लिया है गैस सांस लेने में, उसमें ऑक्सीजन ब्रीदिंग के थ्रू जो हम सांस लेते हैं उसको हम बोलते हैं इनहेल। जो हमने इनहेल किया उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा हो गया और इस ब्लड में यहाँ पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। CO2 कहाँ से ज़्यादा आ गया, क्योंकि ये ब्लड सारे सेल से सब सारा कचरा इकट्ठा करके लेके आ गई है, ठीक है ना। यहाँ पर ये CO2 लेकर के अवेलेबल रहेगा ब्लड, तो यहाँ पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली अपने आप क्या होता है कि O2 अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, यानी कि यहाँ से ब्लड में जाना शुरू कर देता है और ब्लड में जो RBCs होते हैं वो फटाफट उस CO2 को एक्सेप्ट करते जाते हैं और कैरी करके ले जाके सेल तक पहुँचा देंगे। और ये जो CO2 जो यहाँ पे कचरा आया है, इस CO2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, तो ये अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चला जाता है, ठीक है। तो गैसियस ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे देख रहे हैं आपकी एक्सचेंज हो रहा है विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस है ये ऑटोमेटिकली अपने आप ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल आपका सेकंड ये लिया गया है। इसी में आपको थर्ड एग्जाम्पल और दिया गया है कि अमीबा, है ना, कि जो अमीबा हमारा होता है, अमीबा जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इस अमीबा में कह रहा है ये जो इसमें भी जो ये सांस लेता है, ठीक है ना, वो किसके द्वारा लेता है, ये भी डिफ्यूजन प्रोसेस से लेता है। क्यों, कैसे, क्योंकि बाहर में जो वाटर जिस पानी में ये रह रहा है वहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो O2 वहाँ से इसकी बॉडी के अंदर जाता है। बॉडी में इसने काम किया है बहुत सारा, जैसे फंक्शन हुआ है, ठीक है ना। फंक्शन के बाद इसमें CO2 बन गया रहता है जो कि एक वेस्ट मटेरियल है। इस CO2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ से ये कहाँ चला जाता है, पानी में चला जाता है, वाटर में। तो ये भी सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अमीबा में भी गैसेस का एक्सचेंज होता है।
है। ठीक है, तो आपके ये एग्जाम्पल बुक में लिया हुआ है बच्चों, पेज नंबर 83 पर, जो कि मैं आपकी बुक अभी देख रही हूँ यहाँ पर कि क्या क्या दिया गया है और क्या मुझे बताना है। तो ये बच्चों आपका हो गया डिफ्यूजन प्रोसेस पूरा। ठीक है ना, तो ये जो आज हमने स्टडी किया ये था हमारा डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस भी बहुत शानदार प्रोसेस है और ऑस्मोसिस के टाइप्स भी हैं, बहुत ईजी भी है, कोई कठिन नहीं है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन। बच्चों वर्ड दिया गया है सिग्निफिकेंस। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन, हमको डिफ्यूजन का सिग्निफिकेंस बताना है। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? महत्व। ठीक है, हमको महत्व बताना है। सिग्निफिकेंस का ये इसी को हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस यानी कि महत्व। ठीक है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन या इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। तो बच्चों हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंस हो जाएगा गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज कहाँ कहाँ होता है? जैसे कि लंग्स में हमने देखा। ठीक है, लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है O2 CO2 का। उसके अलावा लीव्स, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में भी जो गैसियस एक्सचेंज होता है, प्लांट्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो भी सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन है ना, डिफ्यूजन की वजह से ही होता है। तो ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंस हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंस हो जाएगा हमारा कि जैसे हम देखते हैं इसमें इंट्रासेल्युलर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यानी कि सेल जो होते हैं, ये सेल्स, इनको भी जो कुछ भी चीजें चाहिए, इनके बीच बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं, ये जो हमारा इंटरसेल्युलर स्पेस है, यानी कि दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है वहां पर भरा होता है टिश्यू फ्लूइड। तो यहाँ से इनको भी जो चीजें चाहिए वो टिश्यू फ्लूइड से ये ले लेते हैं और जो चीज इनका वेस्टेज होता है ये टिश्यू फ्लूइड में ये छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो ये भी कैसे, किस वजह से हो रहा है ये प्रोसेस? ये हो रहा है डिफ्यूजन की वजह से। यदि डिफ्यूजन का महत्व पढ़ रहे हैं, यानी कि यदि डिफ्यूजन प्रोसेस ऑटोमेटिक नहीं होता रहता तो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है ना। हम सांस लेते तो वहां पर गैसेस एक्सचेंज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होता। ठीक है ना, लेकिन विदाउट एनर्जी लॉस ये प्रोसेस हो रहा है, ऑटोमेटिकली अपने आप हो रहा है। तो ये डिफ्यूजन का महत्व है। सेल को भी जो चीजें चाहिए और जो चीजें इसको हटानी है, वेस्टेज जिनको बाहर निकालना चाहता है, ये भी प्रोसेस अपने आप यहाँ पर हो रहा है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। थर्ड है एरोमा। एरोमा का मतलब होता है खाने की खुशबू फैलना। ठीक है ना, जो खाने की खुशबू आती है वो भी किसकी वजह से आती है? ये भी डिफ्यूजन की वजह से आती है। ठीक है ना, कहीं पर अगर मान लीजिए कि ये भी इसका महत्व है। महत्व कैसे है मैं आपको और बता रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि गैस सिलेंडर है, ठीक है, तो गैस सिलेंडर किचन में है, वहाँ गैस लीकेज हो रहा है, तो वो लीकेज जो होगा वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू पूरे कमरे में फैल जाता है, पूरे किचन में फैल जाएगा। तो जब हम अंदर एंटर करते हैं तो हमको ऑटोमेटिकली अपने आप पता पड़ जाता है कि यहाँ पर ये गैस लीकेज हो चुका है, तो बहुत बड़े हादसे को रोका जा सकता है। तो ये इसका महत्व हुआ किसका? डिफ्यूजन का। आप इसको पॉइंट्स में कर लीजिए। बहुत सारे डिफ्यूजन प्रोसेस तो हमारे आसपास होता ही रहता है और सब इसके महत्व कहलाएंगे, सिग्निफिकेंस कहलाएगा। जो बुक में दिया है वो भी ठीक है, जो नहीं दिया है उसको भी आप अपने से बना करके लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आप जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज मैंने आपको बताया कि गैस लीकेज जैसे वो पता लगाया जा सकता है। कहीं जब शॉर्ट सर्किट होती है तो भी स्मेल आता है हमको कि अरे कहीं जलने की बू आ रही है। ठीक है, तो वो भी जो वहां से स्मेल फैला है वो किसकी वजह से? डिफ्यूजन की वजह से उस जगह पर हम पहुंच सकते हैं। घर के अंदर कभी कोई अगर जानवर अगर मर गया, जैसे कहते हैं चूहा वगैरह कहीं मर जाता है, वहां पर गंदगी वायरस फैलते रहेंगे तो वो भी स्मेल, हमको गंदी स्मेल भी वो पता पड़ जाती है। डिफ्यूजन की वजह से वो फैलने लगता है, पता पड़ जाता है, तो हम क्या करते हैं उसको फटाफट वहां पे सफाई करवाते हैं। तो ये सारे बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हुए जो कि डिफ्यूजन की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर की बात करें तो अंदर तो बहुत सारी चीजें ही डिफ्यूजन से होती रहती हैं। ठीक है, डिफ्यूजन की वजह से चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाती रहती हैं। तो ये इतने सारे प्रोसेस ये हुए जो कि डिफ्यूजन का एग्जांपल है। ठीक है, और हमारे आसपास तो हमेशा ही ये होता रहता है डिफ्यूजन का प्रोसेस। ओके, हम कोई भी चीज करते हैं, जैसे कि हमने दवाइयां, हमने मेडिसिन खाया, ठीक है ना, मेडिसिन गया हमारे स्टमक के अंदर, तो मेडिसिन का जो छोटा सा टिकिया होता है वो पानी में घुलने के बाद वो धीरे धीरे फैल जाएगा, पूरे वहां पे फैल रहा है और धीरे धीरे वो ब्लड में पहुंच रहा है। कैसे? बिकॉज ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है ना, वो भी प्रोसेस क्या हुआ? डिफ्यूजन का हुआ। तो इस तरीके से बहुत सारे आप इसको ढूंढना शुरू करेंगे, एक एक खुद ढूंढो और इसको लिखना शुरू करो तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि डिफ्यूजन के ये इतने सारे ये डिफ्यूजन के इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो रहा है। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन। अब बच्चों हमको क्या स्टडी करना है? अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। ऑस्मोसिस भी बच्चों क्या है? ऑस्मोसिस भी एक हमारा प्रोसेस है जो कि एक पैसिव प्रोसेस है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होती है। ठीक है, लेकिन बच्चों ऑस्मोसिस के बारे में हम स्टडी करेंगे कल।
ठीक है। कल मैं ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोसिस की कितने टाइप्स होते हैं, ये दोनों चीजें बताऊंगी, ठीक है ना। कल का हमारा ये टॉपिक रहेगा पार्ट 10th, ठीक है। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।